इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़कर समझ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे बोलते हैं डिस्कशन। दूसरा होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो चीज़ें कर दे रखी है वो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, वो मैं सेम चीज़ आपको यहाँ पर ड्रॉ कर करके और एक एक वैल्यू लिख कर दिखा रहा हूँ, उसे बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व क्योंकि किया हुआ है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और एक आधा मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके पूरा दिखा चुका हूँ, डिस्कशन के साथ सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। तो सेम फॉर्मेट में ही सारे क्वेश्चन होने हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन समझ में आ गया जो कि सेम ही फॉर्मेट में करने हैं सारे क्वेश्चन। ऑलमोस्ट एक आध पॉइंट सब में ऊपर नीचे होगा, नया या पुराना होगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो सेम ही होंगे। तो ये आप खुद से ट्राई करें, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ पर डिस्कशन में सारे कर रहा हूँ ताकि ये ना हो कि आप बोले क्वेश्चन समझ नहीं आए। तो क्वेश्चन पूरा समझ में आपको आना ही चाहिए, फिर उसके बेस पर आप ट्राई करेंगे और फिर भी नहीं होगा, फिर भी कोई पॉइंट में अटक गए कि यार समझने के बाद भी ट्राई किया और ये मेरा मैच नहीं हुआ सजेस्टेड आंसर से, स्टडी मटेरियल के आंसर से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, बट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये मत मान के चलिएगा कि डिस्कशन के बाद आप कहेंगे हो गया। नहीं 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 नहीं, डिस्कशन कर लिया उसके बाद खुद सॉल्व कर लो और सॉल्व करके मैच कर लो। हो गई प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई। कॉन्सेप्ट तो हम सीख ही चुके हैं, एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देख ही चुके हैं, डिस्कशन हम सारे कर ही रहे हैं। पार्टनर्स ऑफ मैत्री एजेंसीज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो क्वेश्चन पढ़कर समझ में आएगा कि हाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, बैक डेट से कर रहे हैं, कंसिडरेशन भी एग्री किया है करीब 1 करोड़ रुपए का, बेस्ड ऑन फर्म्स बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2021, ये 2022 है। However, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st April 2022. Meanwhile, the business was continued on behalf of the firm and consideration was settled on that day with interest at 12% per annum. 1 जनवरी 22 से बिजनेस लिया, 1 अप्रैल को कंपनी बनी, जब बनी तब परचेज कंसिडरेशन वो 4 महीने के इंटरेस्ट के साथ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के इंटरेस्ट के साथ परचेज कंसिडरेशन पे कर दिया। सेम बुक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप फर्म की थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि पूरा एक्वायर कर लिया तो उसके सारे एसेट्स कंपनी के, उसकी सारी लाइबिलिटीज कंपनी की, उसके सारे एसेट कंपनी के, उसकी सारी लाइबिलिटीज कंपनी की, ऐसे हो गया है। और कुछ आपको डिटेल गिवन है, ठीक है ना। आप मार्च 23 में जो है इसको क्लोज कर रहे हैं, तो अब सोचने वाली बात है मार्च 23 तो जनवरी से एक्वायर कर रही हैं और मार्च 23 में आप जो हैं अपनी फर्स्ट जो है P&L कंपनी का बना रहे हैं। तो ये तो जनवरी 22 से लेकर मार्च 23 ये कंपनियों का ऑप्शन होता है। कंपनीज एक्ट में आप पढ़ेंगे कि अगर जनवरी में बन रहे हैं तो 31 मार्च को क्लोज करने के बजाय, 31 मार्च 22 को क्लोज करने के बजाय ईयर आप नेक्स्ट ईयर भी क्लोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा होगा कि आपका जो है करीब करीब 1 साल 3 महीने यानी करीब 15 महीने का जो है P&L तैयार होगा, जिसमें 3 महीने जो है वो आपके पहले के हैं और 12 महीने जो है वो आपके पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के होंगे। तो 1:4 का रेशो हो गया ये टाइम रेशो। जो सेल्स है वो आपको टोटल गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी टोटल में गिवन है। सेल्स का रेशो गिवन नहीं है, बाकी कुछ खर्चे गिवन है। कंपनी का जो है एक बोरोइंग है लोन की 50 लाख की, जिससे वो परचेज कंसिडरेशन को पे करेंगे और कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे। तो यानी कि ये सारा का सारा कंपनी का खर्चा जाएगा, जो 12% का इंटरेस्ट बनेगा। तो ये कहते हैं कि जो सेल्स है वो कंपनी ने जो है वो डबल कर दी। तो अगर फर्म की सेल्स थी X पर मंथ, तो जब कंपनी ने एक्वायर कर लिया, जिस डेट से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई यानी 1 अप्रैल से, जो भी आप तारीख माने, उससे कंपनी ने जो है सेल्स को 2x कर लिया। तो X पर मंथ सेल्स थी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स हो गई 3x और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड यहाँ 12 महीने है, क्योंकि टोटल 15 महीने का P&L बन रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर में बन सकता है 15 महीने का, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जाती है, नई कंपनी आती है, बट नेक्स्ट ईयर से फिर 12 महीने का ही बनता है। तो ये आपका 3x/12x हो गया, करीब करीब आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24x, तो ये हो गया 1:8, 1:8, ठीक है ना। तो ये आपका रेशो आ गया सेल्स रेशो। 1:4 आ गया टाइम रेशो, ये आ गया सेल्स रेशो। आगे लिखते हैं कि जो सैलरीज हैं वो ट्रिपल हो गई फ्रॉम दैट डेट,
तो इसका मतलब सैलरीज का अगर आप देखेंगे तो सैलरीज अगर एक्स पर मंथ है तो अप्रैल से जो है वो 3x हो गई है पर मंथ, करेक्ट। एक्स यहाँ है तो ये 3x हो गई है, तो इसका मतलब 3 महीने की सैलरी यहाँ 3x होगी और 12 महीने की सैलरी 36x होगी, तो ये 1:12 का रेशो आ गया। सैलरी को आप 1:12 के रेशो में बांटेंगे क्योंकि उसका अलग रेशो गिवन है ना, किसी चीज़ का एडिशनल पॉइंट में अलग रेशो गिवन है तो आपको उस रेशो में बांटना होगा, स्पेसिफिक गिवन है और नहीं पता लग रहा है तो टाइम रेशो में, और जो सेल से चीज़ें पर्टेन करती है वो सेल्स रेशो में आप बांटेंगे। तो यानी कि एक रेशो चाहिए आपको चीज़ों को बांटने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर रेंट भी दे रखा है 30,000 पर मंथ जो है एडिशनल स्पेस के लिए 30,000 पर मंथ का रेंट भी गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये आपका जो है एडिशनल रेंट है, तो करीब करीब आपका बनेगा 30,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए। यहाँ पर देखो दे रखा है आपका रेंट 7,20,000 का, और रेंट जो है वो यहाँ पर दे रखा है कि 7,20,000 तो है, बट 1 जुलाई से 30,000 पर मंथ हो गया है क्योंकि कुछ एडिशनल स्पेस कंपनी को लेना पड़ा, इसलिए 30,000 पर मंथ का रेंट हो गया है। तो 30,000 पर मंथ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, करीब 9 महीने बनते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीने का बनेगा 2,70,000, ठीक है ना। तो ये आपके एडिशनल स्पेस का रेंट बना है जो कि सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का होगा। तो 7.2 लाख में से जो आपका ऑफिस रेंट है 7,20,000 का ऑफिस रेंट, ऐसे बड़े में लिखता हूं ना तो राइटिंग सही हो जाती है, इसमें 2.7 लाख, यार करो यार माइनस, मुझसे नहीं होता यार, 4.5 लाख जो है उसे आपको अभी बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसे आप टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टाइम रेशो में 1:2, उसे आप टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और टाइम रेशो क्या है आपका 1:4, तो 1:4 के रेशो में बांट देंगे, यानी 1/5 आपका आएगा 90,000 और 4/5 आपका आएगा 4/5 आएगा 3,60,000। ये प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया, और ये तो पोस्ट है ही क्योंकि ये सिर्फ कंपनी ने एडिशनल फैसिलिटी ली है जिसके लिए 30,000 पर मंथ का रेंट एक्स्ट्रा गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये मैंने आपको अपने नोट्स में क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी मैंने आपको इसका कराया था। इलस्ट्रेशन 7 आपकी आखिरी इलस्ट्रेशन आ रही है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप पीछे की एक्सरसाइज को और प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, और जब आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, जो कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है कि कॉन्सेप्ट हो जाए, एक क्वेश्चन मैं खुद से करा दूँ, सभी क्वेश्चंस को जितना डिस्कस कर सकता हूँ वो कर लूँ, उसके बाद मैं आपको जो है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊँ। एक बार ये सारा हो जाए तो ये ना हो कि हम एक ही चैप्टर पे लगे हुए हैं और 5-6 क्लासेस या 5-6 घंटे एक छोटे से चैप्टर पे डाल रहे हैं जिसमें एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। अगर एक क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन करा तो वो उसी के बराबर है कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें कि हो सकता है 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए। वो 3-4 पॉइंट के लिए पूरे क्वेश्चंस करवा देना सही नहीं, सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेना बिल्कुल सही है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं, और मैं सीधा सीधा बताता हूँ यार आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, जैसे पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा मेहनती है, जो स्टूडेंट मेहनती है, जो चीज़ समझ रहा है और वो खुद से ट्राई कर मेरे पास क्वेश्चन लेकर आ रहा है, वो क्लियर कर लेगा, 100% क्लियर कर लेगा। बट खुद से जो प्रैक्टिस करने वाला बंदा नहीं है, उसे आप चाहे सारा भी करा दो, 100% क्वेश्चन आंसर। मैंने देखे हैं कितने सारे फैकल्टीज़ कराते हैं कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के कि एक क्लास में कॉन्सेप्ट करा दिया, उसके बाद अगली 5 क्लासेस में क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जबकि सारे क्वेश्चन आंसर सेम है। हाँ, होमवर्क देने की ज़रूरत है, ऐसे कि होमवर्क दो स्टूडेंट्स को,
वो प्रैक्टिस कर कर आएंगे, फिर एक दो उनके डाउट्स लो, जो डाउट्स आ रहे हैं उसमें फ़ायदा है। अब एबीसी लिमिटेड जो है इनकॉर्पोरेट करी गई है 1 मई को, और वो बिजनेस को ले रही है 1 जनवरी से 21 से। दिसंबर का जो है पीनल दे रखा है, और उसमें क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे। रेंट टैक्स, सैलरी है, कैरेज आउटवर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बैड डेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑडिट फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट बनानी है कि स्टेटमेंट जिसमें आप प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में अलग अलग शो करेंगे। जीपी रेशियो जो है वो पूरे साल का कांस्टेंट रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, सेम रहा होगा, कोई बात नहीं। वैसे जीपी दे भी रखा है। सेल्स जो है जनवरी और अक्टूबर की वर 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स, वाइल सेल्स फॉर दिसंबर वर ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स। तो ये जो है यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ध्यान से। और ट्रिकी पॉइंट्स कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो पूरे साल का कांस्टेंट है। हालांकि यहाँ पर कुछ ट्रिक दे दी है सेल्स के लिए, उसे हम देखेंगे बाद में। पहले देखते हैं कि ऑल इन्वेस्टमेंट जो है उसे आपने अप्रैल में बेची है, तो अप्रैल मंथ कब आता है। अप्रैल मंथ आता है आपने बिजनेस को एक्वायर किया उससे पहले आता है अप्रैल महीना, तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। एंटायर ऑडिट फीस जो है वो कंपनी से रिलेट करती है, तो पूरी ऑडिट फीस कंपनी के लिए जाएगी। बैड डेट जो है वो शो करे गए हैं आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट फॉर अ सेल मेड इन जुलाई। तो वो 7,000 की बैड डेट की एडजस्टमेंट आपने कर दी है, रिकवरी को एडजस्ट कर दिया, तो एक्चुअली में आपके बैड डेट्स जो हैं वो 91,000 नहीं है, वो आपके 98,000 होंगे बैड डेट्स। तो 7,000 जोड़ने के बाद जो आपका आया है बैड डेट, 7,000 की रिकवरी जोड़ने के बाद, वो माइनस करी हुई है ना, वो जोड़ने के बाद जो आपका आया बैड डेट, उसे आप दोनों भागों में बांटेंगे, प्री और पोस्ट में सेल्स के रेशो में बांटेंगे। बचा ये 7,000, तो ये जुलाई मंथ का आया है, तो इसे आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डाल सकते हैं, क्योंकि आपने जो है मई में जो है इनकॉर्पोरेट करा है। तो मई के बाद की सेल्स का आया है, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में रिकवरी जाएगी। बट यहां पर 1 नहीं लिखा, यहां पर 0 लिखा है। तो अगर ये 2021 है, तो ये जो बैड डेट की रिकवरी पर्टेन करती है वो 2020 से पर्टेन करती है। तो बारीकी से चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। ये पिछले साल की बात कर रहे हैं, जुलाई मंथ तो लिखा है बट साल पुराना है, तो यानी कि ये प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो पिछला साल था उसमें जो सेल्स करी थी उससे बैड डेट की रिकवरी हुई है, तो इसलिए प्री इनकॉर्पोरेशन में ही जाएगा। अब रही बात सेल्स की, तो सेल्स रेशो निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। जनवरी और अक्टूबर मंथ की सेल्स जो है वो 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स, वाइल द सेल्स फॉर दिसंबर वर ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स। तो अगर एवरेज मंथली सेल्स x है तो जनवरी की कितनी होगी 1.5x, फरवरी की कितनी होगी x, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की 1.5x, नवंबर और दिसंबर की डबल 2x। तो ये आपने 12 महीने की सेल्स लिख ली, जहां पर एवरेज मंथली सेल्स है हर महीने की x, बट जनवरी की और अक्टूबर की और दिसंबर की कुछ अलग है। अगर आप जोड़ेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये तो 9x हो गया, ये 3x हो गया और फिर 2x हो गया। तो ये कुल मिलाकर जो है आपका बन गया 3x, 2x, 9x। वैसे मैं सबको ऐड क्यों कर रहा हूँ, बट मुझे तो ये देखना है ना, एक मई से जो है बिजनेस को लिया गया है, तो मुझे तो इतने पीरियड की सेल्स देखनी है ना जो 4.5x है। तो 4.5x इज टू बात की है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x, 8x, 9.5x। तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो इसको अगर डबल कर लूँ तो इधर भी डबल कर लिया 9x और इधर भी डबल कर लिया, तो 9:19x हो गया आपका रेशो। पॉइंट में सही नहीं लगता, वैसे पॉइंट में भी लिख सकते हो 4.5:9.5, वैसे भी कर सकते हो,
पॉइंट पॉइंट हटा भी सकते हो, तो आपका 45:95 ऐसे भी रेशो निकाल सकते हो, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो काट पीट के, तो आपका जो है 9:19 आ जाएगा, यानी 5 से काटोगे तो 9:19 आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल ही एक स्टैंडर्ड रेशो निकल गया है। रेशो जो है वो 6th स्टैंडर्ड में कराया जाता है, एक चैप्टर रहता है रेशो का, उसमें ये चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है ना सर, आपका ये सब हो गया। तो बस अब करना क्या है, आपका रेशो सेल्स का निकल गया, आप ग्रॉस प्रॉफिट को उस रेशो में बांट दीजिए। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो है वो आप यहाँ देखेंगे, इन्वेस्टमेंट आपने पहले ली है, यहाँ दे रखा है ऑल इन्वेस्टमेंट, आपने अप्रैल में बेच भी दी है। तो जब आपने प्री इनकॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट ही बेच दी, तो उसका जो इंटरेस्ट भी होगा इनकम में, डेफिनेटली इंटरेस्ट तो इनकम आएगी ना, इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंटरेस्ट से तो इनकम आएगी, तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट के साथ आप अदर इनकम को जोड़ रहे हैं, तो वो भी तो पहले पीरियड की आएगी। अप्रैल में तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बिकी गई है, तो उसका इंटरेस्ट इससे पहले ही रिसीव हुआ होगा ना, बेचने के बाद तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसीलिए इंटरेस्ट भी आपका पहले का ही है, बैड डेट की रिकवरी भी पहले की है, और जो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी पहले का है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने अप्रैल में तो निकाल ही दी है, तो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ है वो आपका पहले के पीरियड का ही है। बाकी जो आपके तमाम खर्चे हैं, जैसे सैलरी, जैसे रेंट एंड टैक्सेस, उसे आप टाइम रेशो में बांट रहे हैं, सीधा सीधा टाइम रेशो में, 4 महीने पहले के, तो 1:2 का रेशो आपका आ गया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने, उसके बाद के 8 महीने, तो 1:2 का टाइम रेशो आ गया। सभी चीज़ों को आप टाइम रेशो में बांट रहे हैं। जो सेल्स से जुड़ी हुई चीज़ें उसे सेल्स के रेशो में बांट रहे हैं। ऑडिट फीस जो है वो आपकी हमेशा ही बाद वाले खर्चे रहेंगे। अंडर राइटिंग की जो कमीशन होती है वो भी हमेशा आप जब शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर वगैरह इशू करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अंडर राइटर आप अपॉइंट करते हैं। डिवेंचर से जुड़े हुए खर्चे भी जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, और अंडर राइटर जो अपॉइंट करते हैं, जो कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे, वो भी कंपनी के लिए किया जाता है, तो इसलिए जो है वो भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन खर्चे आएंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो भी कंपनी से जुड़े हुए खर्चे आते हैं, इसलिए वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन खर्चे में पूरा जाएगा। बैड डेट में आपको करा ही चुका, सेल्स कमीशन सेल्स के रेशो में बट ही जाएगी। बचा सैलरीज, तो सैलरीज को जरा यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ दे रखा है, सैलरी में जो है मैनेजर की सैलरी है 85,000, मैनेजर की सैलरी है 85,000, जिसका इन्होंने एक नोट भी बनाया है सैलरी का अलग से। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके नोट में ही दे रखा है, मैनेजर की सैलरी जो है 2,000 प्रति महीना से बढ़ गई 1 मई से। तो अगर मैनेजर की सैलरी X रुपये महीने की थी, तो अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने की 4X रही होगी। उसके बाद कब से बढ़ गई, 1 मई से बढ़ गई 2,000 रुपये पर मंथ से। तो जो भी X होगा उसमें 2,000 का इजाफा हो गया होगा, और 8 महीनों की सैलरी ये होगी, तो ये ऐसे जो है 85,000 आपका आया होगा। अगर आप देखें 4X प्लस 16,000 प्लस 8X इक्वल टू 85,000। अगर आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप देखिएगा कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब आएगा आपका 12X, और 85,000 में से 16,000 माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 000, करीब ये आपका आएगा 9, 7 में से एक जाएगा 6, तो 69,000 को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो करीब करीब जाएगा 5 पे, और 5 के बाद जो है यहाँ 9 कैरी होगा, जो जाएगा आपका 7 पे, और ऐसे कर जो है आपका ये अमाउंट X का निकल कर आएगा। तो X का अमाउंट आ गया, इससे आप सैलरी देख सकते हैं, क्योंकि सैलरी के लिए एक एडिशनल पॉइंट गिवन था सिर्फ मैनेजर सैलरी के लिए, इसलिए आप टोटल सैलरी से मैनेजर सैलरी को अलग कर देंगे, और मैनेजर सैलरी की जो एक्चुअल में कैलकुलेशन गिवन है उस रेशो में बांट देंगे। हालांकि यहाँ रेशो का वो नहीं लिखा किस रेशो में बांटा गया है, कि सेल्स का है, टाइम का है, वो लिखा नहीं है, वो वर्किंग नोट में इन्होंने अलग से लिख दिया है कि हमने इन एक्सपेंस को इस रेशो में बांटा है, इन एक्सपेंस को इन रेशो में बांटा है, वो वर्किंग नोट में डाल के लिख दिया है। बाकी जो है वो आपने टाइम रेशो में डाल दिया है। टाइम रेशो में ही सारी चीज़ें डलती है, सेल्स से जुड़ी हुई चीज़ें सेल्स रेशो में डलती है। तो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बैक की एक्सरसाइज है वो आपके लिए होमवर्क है, उसे ज़रूर ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और बस अगर कोई डाउट आए तो पूछिएगा, डाउट नहीं आए तो मज़े करिएगा। विश यू आर हैप्पी लर्निंग अहेड। ये आपका होमवर्क है। कितने क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन ही तो हैं, मैं तो आंसर तक चले गया ना। ये देखो क्वेश्चन 1, 2, 3 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क में करिएगा। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है, उसे भी खुद से हाथ से लिखकर करना चाहें तो करिएगा। और ये चैप्टर आपका हो गया, चैप्टर नंबर 5, जिससे 8 नंबर का आता है। और अगर पेपर पड़ा होगा तो मैं दिखा दूंगा, 1 मिनट। मई 20 की RTP जो है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा।
जो चैप्टर हमने करा है उससे जुड़ा हुआ होगा। तो पहले तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े बहुत आते थे, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था, बट अब आपको कम से कम ये जो क्वेश्चन यहाँ गिवन है वो थोड़ा बहुत आएगा समझ में, कि पार्टनर हैं श्री एंटरप्राइज के, उन्होंने डिसाइड करा है पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है, 1 जनवरी से ही करना है, हालांकि कंपनी 1 जून को इनकॉर्पोरेट करी जा रही है, तो बैक डेट से एक्वायर कर रहे हैं, बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और कंसिडरेशन 6 लाख का दिया गया है, जो इंटरेस्ट के साथ 12% पर सेटल किया जाएगा जिस दिन कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए कंपनी ने 9 लाख रुपए का लोन भी लिया होगा टू पे द परचेज कंसिडरेशन एंड फॉर वर्किंग कैपिटल। कंपनी अपने अकाउंट से 31 मार्च को क्लोज कर रही है अगले साल के, तो ये 15 महीने वाला हो गया। मुझे तो लगता है हमने शायद अभी किया था, उसमें थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर दे दिया है। जून से दिसंबर की सेल्स 2.5 गुना है एवरेज सेल्स का, जो बाद में 3.5 गुना हो गई है जनवरी से मार्च की। कंपनी ने कुछ एडिशनल कंपनी रिक्रूट करा है एडिशनल वर्क फोर्स टू एक्सपेंड द बिजनेस, ठीक है। सैलरीज जो है जुलाई से डबल हो गई है। कंपनी ने एक्वायर करा एडिशनल शोरूम जो जुलाई से एक्वायर किया गया है। तो यानी कि जो भी आपके टोटल खर्चे हैं, उन टोटल खर्चे में से जो रेशो गिवन है या खर्चे बीच में साल के चेंज हो रहे हैं, तो उसे आप इवनली तो बांट नहीं सकते, तो वो आपको अलग से वर्किंग नोट बनाकर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भैया इस खर्चे को मैं कैसे बांटूं, एग्जैक्टली कैसे बांटूं, क्योंकि बीच में बढ़ रहा है और ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आता है या ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आता है। तो ऐसे कर जो हमने इतने सारे काम किए हैं उससे आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको ये समझ भी आ रहा होगा। ठीक है ना, तो उससे आपको ये समझ भी आ रहा होगा। और एटलीस्ट हमने जो मेहनत करी है वो, वैसे भी आरटीपी का क्वेश्चन है तो बहुत टिपिकल होता है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन होता है जो पेपर में कभी नहीं आते, तो मुश्किल क्वेश्चन हैं ये। और वो मुश्किल क्वेश्चन भी आप अगर समझ पा रहे हैं जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है, तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपके बोनस इशू के बारे में होगी, उसके बाद राइट इशू, देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये चीज़ें हम करेंगे ताकि आपका मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं आपको मॉड्यूल 3 कराऊंगा। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताते आ रहा हूँ कि मैं वैसा फैकल्टी बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसे कई लोग को स्पून फीडिंग चाहिए होती है। अभी एक स्टूडेंट आया था और वो जीएसटी के लिए बोल रहा था, अरे जीएसटी का बैच मैंने लिया है, पहले ही बहुत अफोर्डेबल था, ऑफर में जो है 500 रुपीज़ का बीच में निकला था जीएसटी का बैच फॉर नवंबर 20, तो उसने परचेज कर लिया। उसने कहा ये तो मई 20 के वीडियोज़ हैं। तो मैंने कहा मई 20 और नवंबर 20 का एक ही मॉड्यूल आता है आईसीआई का, तो हमने वो मॉड्यूल कवर किया है। उसके बाद आईसीआई की स्टैट्यूटरी अपडेट्स आती है जो आरटीपी के साथ निकलती है फॉर नवंबर 20, कि भैया ये चीज़ें जो है ये आपके नवंबर के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, तो वो भी हम अलग से कर लेते हैं। जैसी लॉन्च होती है वो एग्ज़ाम से पहले 2 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले हम वो अपडेट्स कर लेते हैं। उसने कहा नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए कि सब कुछ उसके अंदर ही अवेलेबल हो। मैंने कहा ठीक है फिर आप रिफ़ंड ले लो, मैंने उसको रिफ़ंड कर दिया, सिंपल है। बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग चाहिए, टाटा बाय, फिर सीए बनना मुश्किल है। सीए वही बनेगा भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप तभी बनोगे जब आपके खुद के एफर्ट्स होंगे। अगर कल को मान लो कि आपने नवंबर 20 क्लास ली, नहीं क्लियर हुआ, तो फिर तो आप फिर फंस जाएंगे मई 21 के लिए, जो कि 90% बच्चे फंसते ही हैं। बट अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि हाँ ये चीज़ तो मुझे आती है और जो चेंजेस आए हैं वो कैसे आपको जो है बुक में हल्का सा कट कर या अपने जो भी नोट्स हैं या लेटेस्ट बुक को रेफर करके, बुक तो मैं लेटेस्ट दूंगा ही नवंबर 20 की, रेड कलर से हाईलाइट करके भैया ये चीज़ें अपडेट हुई है, तो उससे कैसे आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर लेते हैं, वो चीज़ सीख ली तो फिर आप चाहे आर्टिकलशिप में आ जाएं, आप तो हर 6 महीने में अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। आईसीआई का स्टैट्यूटरी अपडेट खोला, नॉलेज है आपके पास, ई बुक भी है, चीज़ें हल्की सी चेंज कर ली, आप अपडेटेड हो गए। तो ये चीज़ सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है ना कि स्पून फीडिंग करके भी मैंने बैच लिया था नवंबर का वो क्लियर हो गया, अब आगे कुछ चेंज है वो तो मुझे पता नहीं है, लेटेस्ट बैच लेकर ख़त्म कर देंगे, क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नया बैच लेंगे। तो वो चीज़ नहीं करनी ना, आपको तो कला सीखनी कि कैसे आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं, वो मेरा काम है आपको सिखाना। तभी मैं फ़ीस कम रख रहा हूँ, फ़ीस की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं कोशिश करता हूँ, मेरे मन में एक था कि मैं जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेकर ही स्टूडेंट्स को यहाँ पर एंटर करूँ, कि जिसमें कैपेबिलिटी मुझे लगे कि हाँ भाई ये जेन्युइन है, सीए बन सकता है, ये बन तो सभी सकते हैं, बट एक वो होता है ना, बच्चे की इच्छा होती है, स्टूडेंट की इच्छा होती है बनने की, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पढ़ने के लिए तत्पर होता है कि पढ़ना है, सब कुछ करना है, आलतू फालतू के में नहीं फंसता चीज़ों में, सिर्फ पढ़ाई फोकस वाला बंदा होता है, तो उसे मैं चूज़ करूँ। अगर कोई आईसीआई का सीए फाउंडेशन क्लियर कर है तो मैं उसको चैलेंज तो नहीं कर सकता कि भाई इसमें से जो मैं इतने बच्चे पढ़ाऊंगा सिर्फ कम लूँगा, वो मैं नहीं कर सकता। आईसीआई का फाउंडेशन किया तो ठीक है, आपने एक बेंचमार्क क्लियर ही किया है, भले कितने भी अटेम्प्ट में कराओ, या फिर जो ग्रेजुएशन कर आ रहे हैं
उन्हें मैं इंटरमीडिएट लेवल ही ना पढ़ाऊँ या बोलूँ कि नहीं आप में कभी कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो मैं तो आपको नहीं पढ़ा सकता, तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। और फिर जो मैंने पोर्टल बनाया है उसमें मैं ये भी नहीं कर सकता कि भाई अब जो बाय का ऑप्शन आ रहा है अब फिर उसमें एक एक का पहले एवेल्यूएशन होगा फिर वो बाय का ऑप्शन खुलेगा, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई। मैं करना तो चाहता था ये बट हो नहीं पाया, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है भाई जिसको अपने आप से लेना है क्लासेस ले लो, अपने आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सब चीज़ें सबके लिए ओपन कर दिए क्लासेस, वरना ओपन मुझे करनी नहीं थी सबके लिए, बट कुछ चैलेंजेस थे इसलिए सबके लिए ओपन करनी पड़ी है कि कोई भी परचेज कर सकता है, देख सकता है। हालांकि उसमें से अटेंड वही 10-20% ही जेन्युइन बच्चे करते हैं, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, मैं तो सेल्स कर सकता हूँ, बेचो भैया बेचो, खरीद लो क्लासेस, पर पढ़ने वाले तो 10-20% बच्चे ही हैं। तो बस यही है, यही सच्चाई है। अब जो पढ़ेगा वो अपना क्लियर कर लेगा, जो जेन्युइनली अटेंड करेगा क्लासेस और एटलीस्ट क्लासेस अटेंड करके नोट्स बनाएंगे और जो भी आपने क्वेश्चंस करें ट्राई वो खुद से करेंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा पेपर, एग्जामिशन आ जाएगी आपकी। खुद पर विश्वास रखें, जो आप कर रहे हैं समझ रहे हैं वो सही है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।